बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो उन सभी छात्र छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जिन्होंने जियोग्राफी लिया हुआ है। अर्थात अगर आप जियोग्राफी विषय वस्तु पढ़ रहे हैं और बीए थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हैं, बीए सेकंड सेमेस्टर की आपकी परीक्षा संपन्न हो चुकी है, आपके रिजल्ट आए हैं या नहीं आए हैं उससे मैटर नहीं करता है। आप थर्ड सेमेस्टर की तैयारी अभी से प्रारंभ कर दीजिए। थर्ड सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है इसको लेकर के मैंने ऑलरेडी सिलेबस डिस्कशन कर दिया है। पीपीटी के माध्यम से आप लोगों ने उस पर पढ़ा होगा। तो सभी का यानी कि बीए थर्ड सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट हैं लगभग सभी का सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया है। प्लेलिस्ट में आपको हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस मिल जाएगा। तो उसी श्रृंखला में हम जियोग्राफी अर्थात भूगोल विषय वस्तु में हमको क्या क्या पढ़ना है बीए थर्ड सेमेस्टर में इसको पढ़ेंगे। तो वैसे आपको बता दूं कि बीए थर्ड सेमेस्टर की अगर बात की जाए भूगोल की तो उसमें आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज के बारे में पढ़ना होता है, इन्वायरमेंटल जियोग्राफी के बारे में पढ़ना होता है। अब हमको उसमें क्या क्या पढ़ना, सबसे पहले तो हमको पर्यावरण की सबसे पहला चैप्टर आज के वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। बीए थर्ड सेमेस्टर चैप्टर 1 अर्थात अध्याय 1 का नाम है क्या, पर्यावरण, संकल्पनाएं एवं तत्व अर्थात इन्वायरमेंट, कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स। इसके बारे में हमको विस्तार से अध्ययन करना है। और आपको बता दूं कि पूरे के पूरे लगभग लंबा सेशन होने वाला है, बहुत लंबा चैप्टर आपका ये खिस्सा है। लगभग 2 से 3 चैप्टर में अगर मैं पढ़ाना चाहूँ तो इसी चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। 2 से 3 चैप्टर लगभग 2 से 3 घंटे लगेंगे इसको पढ़ाने में। अगर पर्यावरण की संकल्पनाओं को और तत्व को अगर विस्तार से हम समझेंगे तो लगभग 3 से 4 दिन लग जाएंगे आपको पढ़ने और मुझे पढ़ाने में। लेकिन अध्ययन की सुविधा के हिसाब से हम और बीए के लेवल को ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा सा इस प्रकार से पढ़ने का प्रयास करेंगे कि जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण होगा और कुछ कम समय में ही। अर्थात मेरा यही प्रयास रहेगा कि आपका लगभग 1-2 घंटे के अंतर्गत या 1 घंटे के अंतर्गत आपके सिलेबस को मैं कवर कर सकूं। मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी। लेकिन फिर भी अगर नहीं हो पाता है तो उसके लिए दूसरी वीडियो आपके लिए आ सकती है, यानी आएगी। तो आप सभी लोग इसी प्रकार से और भी चैप्टर्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आपको पता है पिछले लगभग 5 वर्षों का आपका एक प्रकार से साथ रहा है। आपके एक्सपीरियंस मतलब कि आपके साथ के द्वारा मुझे एक्सपीरियंस प्रदान मिला है, आपके बताए गए मार्ग पर मैं चला और आज आप लोगों का परिवार लगभग 4 लाख से ऊपर हो चुका है। और आप लोग इसी प्रकार से हाथ मतलब एक प्रकार से अपना हाथ हमारे सर पर रखे रहें और बस यही चाहता हूं मैं। और आप लोगों के लिए दिन रात मैं मेहनत करता हूं, दिन रात आप लोगों के लिए ही समझिए कि आप मेरी दुनिया हो, ठीक बस। और मेरे लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप ही हो। और एक बात बता दूं कि बहुत सारे छात्र छात्र हिंदी के लिए बोल रहे थे कि कोर्स सर जी, तो हिंदी का जो कोर्स है मैं आपको यहीं पर बता देना चाह रहा हूँ। हिंदी का कोर्स अभी भी आपका उसी पर, यानी कि जो आपने कहा था कि 100 रुपए रख दीजिए सर जी कम से कम दाम, तो ये 100 रुपए में ही अभी हिंदी का कोर्स यानी कि बीए थर्ड सेमेस्टर में आपको जो हिंदी गद्य पढ़ना है वो पूरा का पूरा वो हिंदी गद्य आपको लगभग 50 से 60 क्लासेस आपकी उसमें हो सकती हैं, ठीक। इसको आपको बिल्कुल और बिल्कुल मात्र 100 रुपए में पीडीएफ नोट्स भी रहेगा, ये सब आपको मिलेंगे धीरे धीरे। और एक बात बता दूं कि मेरा नंबर 9161936062, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप क्या करिएगा, व्हाट्सएप एसएमएस करिएगा कि सर जी हमको हिंदी का कोर्स लेना है। जो भी अभ्यर्थी यानी जो भी विद्यार्थी विधिवत तरीके से पढ़ना चाहते हैं, अपने कॉलेज अपने यूनिवर्सिटीज में टॉप करना चाहते हैं, वो ये कोर्स को अवश्य पढ़े। ओके, तो इस नंबर पर आपको जो है व्हाट्सएप करना है कि सर हमें हिंदी का कोर्स लेना है और हमें इस जो है कोड सेंड कर दीजिए। तो मैं आपको एक बार कोड सेंड कर दूंगा, मतलब स्कैनर सेंड कर दूंगा, जिसको आप उस पर आप पे कर सकते हैं यूपीआई माध्यम, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, कुछ भी आप चलाते हैं या आपके गांव का कोई चलाता है तो आप वहां से पेटीएम पर उस कोड पर स्कैन करके उस कोड को करवा सकते हैं, ठीक। तो आप उस पर मात्र 100 रुपए सेंड करेंगे। सेंड करते ही उसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है। जैसे ही आप उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट हमारे पास उसको सेंड कर देना है हमारे इसी नंबर पर। और जैसे आप उसको सेंड करेंगे मैं आपको एक ग्रुप से ऐड कर दूंगा, ठीक है, एक ग्रुप से ऐड कर दूंगा। वहां पर आपको पीडीएफ नोट्स, ठीक, और अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं
उसके लेक्चर्स और उसका पीडीएफ नोट्स मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा तुरंत जैसे आप पे करेंगे। उसके बाद से आप ग्रुप से ऐड हो जाएंगे, उसके बाद में ग्रुप में ही आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर एक बेनिफिट्स ये होगा कि हिंदी के साथ साथ आपको और भी सब्जेक्ट के पीडीएफ वगैरह वहीं पर सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इच्छुक हैं मात्र 100 रुपये में, ठीक है, कोई बहुत बड़ी राशि मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लोग कॉलेजेस में एडमिशन करवाते हैं, डिग्री देते हैं और कितना पेमेंट करना होता है, मात्र 100 रुपये हमने कोर्स का रखा है और इसमें आप बीए थर्ड सेमेस्टर के समस्त चैप्टर्स के बारे में जान सकेंगे। हिंदी गद्य एक प्रकार से जटिल विषय वस्तु है, कठिन विषय वस्तु है, आप लोगों की ही रिक्वायरमेंट पर मैंने इसको रखा है। तो आप एक बार जरूर विजिट करें, कोर्स को ले, इसके बाद में फिर आपको जैसा होगा बताइएगा। ओके, आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब हम जियोग्राफी के बारे में चर्चा करते हैं। अगर आप लोगों ने हिंदी का कोर्स अधिक से अधिक मात्रा में लिया तो जाहिर सी बात है और भी सब्जेक्ट को मैं बिल्कुल आपको यहीं पर यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसा कि मैं हमेशा से पढ़ाता रहा हूँ। तो आप लोगों का बस प्यार मुझे मिलेगा इस वीडियो में, यानी कि इस हिंदी वाले कोर्स में। निश्चित तौर पर मैं और फिर कोर्स वगैरह जल्दी जल्दी लॉन्च नहीं करूँगा ज़्यादा, क्योंकि मुझे बिल्कुल फ्री में पढ़ाने में अच्छा लगता है। ये टीम टाम जो झाम होता है दुनिया भर का, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन थोड़ा सा क्या था कि थोड़ी सी रिक्वायरमेंट थी कि डिजिटल बोर्ड वगैरह लेना है, तो उसके कारण मैंने सोचा कि कुछ जो है अगर कोर्स के माध्यम से अगर पैसे आ जाते हैं तो इकट्ठे करके धीरे धीरे एक डिजिटल बोर्ड वगैरह ले लेंगे। लगभग उसमें मतलब पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, इसीलिए तो उसी लिए खास करके मैंने रखा है। बाकी मेरा कोई मंतव्य पैसा कमाना नहीं है यूट्यूब से, ना किसी से। बस ये है कि डिजिटल बोर्ड पर जब आपको पढ़ाएंगे तो मेरे अंदर की जो एक प्रकार से जो इच्छा है, एक टीचर की यही इच्छा होती है कि वो डिजिटल बोर्ड पर आकर के पढ़ाए, और मेरी भी वही इच्छा है। तो आप लोग भाई जिसको जो है मदद करनी हो कर सकते हैं। चलिए, हालांकि जियोग्राफी के बारे में हम चर्चा करेंगे। जियोग्राफी की बात की जाए मेरे भाई तो पर्यावरण की बात की जाए तो खास करके इसी शब्द का सबसे पहले मतलब हम समझेंगे, ठीक है। तो पर्यावरण को अगर हम बांटेंगे तो कितने भागों में बटेगा? परि प्लस आवरण, ठीक है, परि प्लस आवरण। समझिएगा बड़े ध्यान से, नोट्स भी बनाते हुए आप चलेंगे तो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। परिमानी क्या होता है? परितः। परिमानी क्या होता है? परितः, ठीक है। आवरण माने क्या होता है? चारों ओर एक प्रकार से ढका रहना, चारों ओर, ठीक है। या एक प्रकार चारों ओर ना कहिए, एक प्रकार से आवरण माने एक ढकना कह सकते हैं, ढकना या घेरे हुए, ठीक है, या घेरे हुए, ठीक, या घेरा एक प्रकार से। तो परितः, परितः माने क्या होता है? परितः माने होता है अराउंड, अर्थात चारों ओर। अराउंड यानी किसके चारों ओर? आवरण किसके चारों ओर? मनुष्य के, यानी कि मनुष्य के चारों तरफ जो पहले उसकी जो परितः जो आवरण है, मनुष्य के परितः जो आवरण है उसी को पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई इसी शब्द से ही। तो मतलब पर्यावरण जो है इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो ये बात समझिए, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर के बना है, परि प्लस आवरण। परि माने होता है परता अर्थात चारों ओर, यानी अराउंड जिसको कहते हैं, ठीक। और जैसे मान लेते हैं, चलिए हालांकि आगे बढ़ते हैं। और आवरण मतलब क्या होता है? ढकना या घेरे हुए। किसको घेरे हुए? मनुष्य को, ठीक। इसमें मनुष्य जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी मनुष्य के चारों ओर जितनी भी चीजें फैली हुई हैं वो मनुष्य को घेरे हुए हैं, वही पर्यावरण होता है। वास्तव में पर्यावरण और वातावरण ये दोनों एक समानार्थी शब्द कहे जाते हैं, बस थोड़ा सा ही डिफरेंट होता है। वो डिफरेंट उतना मान्य नहीं आप बोल सकते हैं। तो पर्यावरण यानी वातावरण बात एक ही है, इसका मनुष्य से संबंध बहुत जरूरी होता है। अगर मनुष्य के साथ इसका संबंध थोड़ा सा भी जो है लुटपुट होता है तो फिर मनुष्य को ही भोगना पड़ता है। पर्यावरण और प्रकृति, पर्यावरण प्रकृति का संबंध जो मनुष्य से होता है, अगर वो तालमेल नहीं खाता है तो मनुष्य का ही निरसन होना, क्योंकि पर्यावरण और प्रकृति ये सब अपने आप में क्या है? अपने आप में पूर्ण है, जबकि मनुष्य को इनका सहारा लेना पड़ता है। जब मनुष्य नहीं था तब भी पर्यावरण था, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मनुष्य के होने से पर्यावरण जिंदा है, लेकिन मनुष्य के सानिध्य में आकर के पर्यावरण और फलता फूलता है, और मनुष्य के ही सानिध्य में आकर के जो पर्यावरण होता है वो बहुत ज्यादा नीचे को भी जाता है। अर्थात आज आप देख रहे हैं कि नदियों पर बांध बनाए जा रहे हैं, पर्यावरण की हानि हो रही है, जंगल की कटाई हो रही है खेती के लिए, वो भी दिक्कत है। खेती के लिए भूमि को उर्वर बनाने के लिए डाई अमोनियम सल्फेट से लेकर के रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है।
कीटनाशकों का प्रयोग खेतों में बढ़ रहा है, मिट्टी जैसे जो उर्वरक जो एक प्रकार से जो प्राकृतिक जो चीजें हमारे समक्ष, प्राकृतिक जो वातावरण पर्यावरण के घटक हमारे समक्ष है, उनका ह्रास हो रहा है, उनमें कमियां आ रही हैं, ठीक है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं और वातावरण का तापमान बढ़ रहा है, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, नदियों की धाराएं तीव्र हो रही हैं, जगह जगह पर बाढ़ आ रहा है, ठीक है। और वनस्पतियां नष्ट हो रही बाढ़ आने से, ठीक है। जीव जंतु नष्ट हो रहे हैं, कई प्रकार की चीजें हो रही हैं, ऑक्सीजन में कमी आ रही है वृक्षों की कटाई से, तमाम प्रकार की चीजें। आज नए नए उद्योगों का विकास हो चुका है, उन उद्योगों के विकास से क्या हो रहा है, वातावरण में पॉल्यूशन फैल रहा है, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। उस पर्यावरण प्रदूषण के द्वारा आप देख रहे हैं प्रकृति से और मनुष्य, यानी वातावरण यानी प्रकृति पर्यावरण और मनुष्य के बीच का जो तारतम्यता है, जो मतलब एक प्रकार से जो मेल है पर्यावरण और मनुष्य का, वो धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। आज का जो बाजारवाद है, जो उद्योगवाद है, इसके चलते पर्यावरण पर बहुत अधिक कहीं ना कहीं पे नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और कहीं ना कहीं पे यही पर्यावरण में आप देखते हैं नई नई बीमारियां आती हैं, जैसे कोरोना ऐसी महामारी जो है, खास करके इसी के परिणाम स्वरूप आपको मिलती रहेगी। और इसी प्रकार से हर एक शताब्दी वर्ष बीतने पर एक आध दो महामारी तो आपको दिखाई ही पड़ेगी, चाहे वो कोई भी देश हो। इस प्रकार से जिस प्रकार से मनुष्य क्या कर रहा है, जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है, बड़ी बड़ी मशीनें लगा करके खान खुदाई हो रही है, बड़ी बड़ी नहरें बनाई जा रही हैं, तमाम प्रकार के मतलब प्रकृति के तत्वों के साथ, जो प्राकृतिक तत्व हैं उन तत्वों के साथ छेड़छाड़ हो रही है। और यही कारण है कि आज हमारे समाज में, हमारे वातावरण का मनुष्य पर एक प्रकार से कैसा प्रभाव है, नकारात्मक प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। जब आप हमें एक झापड़ मारोगे तो क्या हम आपको देखेंगे, आपकी आरती उतारेंगे, ठीक है। वो गांधी जी वाला जमाना चला गया, आप हमें एक मारेंगे तो हम भी आपको एक मारेंगे, आप हमें 10 मार देंगे तो हम ही 1-2 मार देंगे, मतलब ये है कि हम भी मारेंगे। जाहिर सी बात है, सभी को पता है कि अगर आप मेरे लिए गलत करोगे तो वही है कि वही जो है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तित्य फल चाखा। तो उसी प्रकार से होता है सारी चीजें। तो ये हो गया परिप्लस आवरण, यानी कि मनुष्य को चारों तरफ से घेरे हुए है, मनुष्य के साथ इसका जटिलतम संबंध है, अच्छा संबंध है। अगर ये संबंध सही तरीके से बना रहता है तो पर्यावरण और मनुष्य दोनों इस पृथ्वी पर विराजमान रहेंगे, अन्यथा दोनों का एक प्रकार, सबसे पहले तो मनुष्य का निरसन होगा, क्योंकि प्रकृति यानी कि पर्यावरण निरसन कर देगा, इलिमिनेशन कर देगा। अगर मान लेते हैं मनुष्य बचा, मनुष्य रहेगा तो पर्यावरण भी और फले फूलेगा, अच्छा रहेगा। तो मनुष्य को चाहिए कि सतत विकास करे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ध्यान दे, यानी कि उद्योगों का विकास करे। उद्योगों के विकास के साथ साथ इस बात पर भी ध्यान रखे कि आखिरकार पर्यावरण के तत्वों का ह्रास ना हो, और उसको ध्यान में रख करके मैं कोई भी उद्योगों की स्थापना करूं, ठीक। तो ये चीज यहाँ पर, तो परिप्लस आवरण इज इक्वल टू पर्यावरण, और यानी कि जो मनुष्य के चारों ओर मनुष्य को घेरे हुए है वो पर्यावरण है। बात यह है, पर्यावरण को अंग्रेजी में इन्वायरमेंट कहते हैं। इन्वायरमेंट शब्द जो है ये भी दो शब्दों से मिलकर के बने मेरे भैया। पहला शब्द है आपका, पहला शब्द है भैया इनवायरोन, ठीक है, इनवायरोन, ठीक, इनवायरोन पहला शब्द है। और दूसरा शब्द आपका क्या पड़ेगा भाई, मेंट, ठीक। तो इन्वायरमेंट माने क्या होता है, एक प्रकार से इसका मतलब कि अगर मैं बात करूं, देखिए जिस प्रकार से परि प्लस आवरण होता है उसी प्रकार से इन्वायरमेंट प्लस आपका मेंट होता है। तो क्या मतलब होता है, इन्वायरमेंट मतलब होता है कि एक प्रकार से घेरना, कैसे घेरना, परितः या घेरना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, चारों ओर से, ठीक है, चारों ओर से, इसका मतलब क्या होता है, घेरना एक प्रकार से, ठीक। अब किसको घेरने की बात की जा रही है, मैंने शुरुआत में ही आपको बताई कि मनुष्य को घेरने की बात यहाँ पर की जा रही है। अर्थात अगर मैं बताऊं आपको तो इसका मतलब होता है कि घेर रहा है, किसको, मनुष्य को ही घेर रहा है। तो मनुष्य को जो चारों तरफ से घेरे हुए है उसी को ही हम पर्यावरण कहते हैं। तो चाहे अंग्रेजी के माध्यम से आप निकालेंगे तो भी वही अर्थ निकलेगा, हिंदी के माध्यम से निकालेंगे तो भी वही निकलेगा अर्थ। अब थोड़ा सा हम
पर्यावरण की परिभाषा को, जो कि अब मनुष्य को क्या क्या घेरे 1 मिनट में आप समझ लीजिएगा। उसके बाद में हम पर्यावरण की परिभाषा जो कि विभिन्न विद्वानों ने दी है उसको आपको बताऊंगा। तो आपको बता दूं कि जैसे देखिए मनुष्य को क्या क्या चीजें घेरे हुए हैं भैया, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मेरा यही मंतव्य है कि जो कुछ भी मैं बताऊं आपके दिमाग में चला जाए और आप एग्जाम्स में अच्छे नंबर पाओ, ठीक है। तो आप ये बात समझिएगा कि मनुष्य को क्या क्या चीजें घेरे हुई हैं। जैसे कि पहली चीज क्या घेरी हुई है, जैसे मनुष्य का एक प्रकार से आप देखेंगे जो वायु है, जो हवा है, मनुष्य को चौतरफा घेरी हुई है। इसके अलावा मिट्टी आप देखते हैं चौतरफा है, ठीक। इसके अलावा और प्रकाश आप देखते हैं, ये सब जो है जैविक घटक है, ठीक। अजैविक घटक भी होते हैं, अभी मैं चर्चा करूंगा, कैटेगराइजेशन करूंगा। तो कुल मिलाकर के मनुष्य को चौतरफा आप देखते हैं, चाहे वो सांस्कृतिक वस्तुएं हों, चाहे वो भौतिक वस्तुएं हों, चाहे जो भी वस्तुएं हों, मनुष्य को एक तरह से घेरे हुए हैं चौतरफा। मनुष्य को कोई ऐसी वस्तुएं होती हैं जो कि मनुष्य को एक प्रकार से अच्छा दिखाती हैं, अच्छा बनाती हैं। जैसे वो जो अजैविक चीजें होती जो मनुष्य ने खुद बनाया है, उसके बारे में भी हम आगे चलकर चर्चा करेंगे। तो मनुष्य को मुख्य रूप से मिट्टी, जल छिदि पावक, गगन, समी, ये तमाम प्रकार की चीजें आपको पता होगा। जैसे मनुष्य का शरीर बना है, मनुष्य का शरीर किससे, 5 तत्वों से मिलकर के बना है। जल छिति पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा, तुलसीदास जी की रामचरितमानस में आपको मिलेगा। तो ये चीजें आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी। अर्थात मनुष्य को हर एक वह वस्तु घेरे हुए है और उन वस्तुओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा इसकी परिभाषा पर ध्यान डालेंगे कि विद्वानों ने किस प्रकार से परिभाषाएं दी हैं अलग अलग तरीके से। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, उसके बाद में मैं परिभाषाओं पर आता हूं। तो अब हम बात करते हैं ओवरऑल परिभाषाओं के बारे में कि आखिरकार परिभाषाएं विद्वानों ने किस प्रकार से दी हैं इन्वायरमेंट की, अर्थात पर्यावरण की परिभाषाओं को लेकर के विद्वानों में किस प्रकार के मतभेद चले, किस प्रकार की खंडन मंडन प्रक्रिया हुई। उसके बाद में हमारे समक्ष कुछ परिभाषाएं निकल करके आई। वैसे परिभाषाएं तो बहुत हैं, लेकिन कुछ प्रमुख विद्वानों की परिभाषाओं पर थोड़ा सा हम दृष्टिपात करेंगे, नजर डालेंगे। आइए हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार इन्वायरमेंट के डिफिनेशन को देते हुए किस प्रकार से लोगों ने कहा। सबसे पहले बात की तांसले महोदय के अनुसार अगर बात करें हम इन्वायरमेंट अर्थात पर्यावरण या वातावरण की परिभाषा के बारे में, तो इन्होंने कहा कि प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिनमें जीव रहते हैं उसी को पर्यावरण कहते हैं। समझिए बड़े ध्यान से, क्या कहा कि प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जो या जिनमें जीव निवास करते हैं, यानी एक ऐसी दशाएं जो कि प्रभाव डालती, किन पर, जीवों पर डालती हैं, वनस्पतियों पर डालती हैं, मनुष्यों पर डालती हैं। जीव कहने का मतलब मनुष्य जगत हो गया, पूरी वनस्पति हो गई, अर्थात वातावरण प्रभावकारी दशाओं का एक योग होता है जिनमें जीव निवास करता है, जिसमें जीवन होता है। अर्थात ये दशाएं मनुष्य को प्रभावित करती हैं, प्रभावकारी दशाएं यानी मनुष्य को प्रभावित करने वाली दशाएं, उसी के संपूर्ण योग को क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। ये बात क्लियर हुई? अगर क्लियर हुई तो ठोको लाइक भाई, फटाफट से लाइक जरूर कर दो यार, लाइक करके शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिनमें जीव रहते हैं पर्यावरण कहलाता है। बोलो ये सबसे सरल परिभाषा है कि नहीं? इस परिभाषा को रट लीजिएगा, एग्जाम में आपको बहुत अच्छा एक प्रकार से नंबर दिलवाने का प्रयास रहेगा। आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो चाहे आपकी परीक्षा लिखित हो, दोनों दृष्टि से अगर देखें यह परिभाषा बेस्ट परिभाषा है। अर्थात प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिनमें जीव निवास करते हैं या जीव रहते हैं उसको हम पर्यावरण कहते हैं, या वह उन दशाओं का योग पर्यावरण कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है, किसकी है? तांसले महोदय की है, एकदम से रट लीजिएगा, एग्जाम में हर बार पूछी जाती है। दूसरी परिभाषा दी है किसने? ए फिटिंग महोदय ने। ए फिटिंग ये जर्मन के विद्वान हैं। इन्होंने कहा पर्यावरण की परिभाषा को देते हुए कहा कि जीवन की परिस्थिति के समस्त तथ्य जब आपस में मिल जाते हैं, अर्थात मिलकर क्या बनाते हैं? पर्यावरण बनाते हैं।
अर्थात जीवन की परिस्थिति, जीवन जीने की जो स्थितियां होती हैं, जीवन जीने की जो परिस्थितियां होती हैं, इन लाइफ की जो सिचुएशंस होती हैं जिनमें एक जीव रह सकता है, उस प्रकार की स्थितियां जब और उन सभी से रिलेटेड जो सारे के सारे जो फैक्ट होते हैं, जो तथ्य होते हैं, जब वो आपस में मिल जाते हैं तो उस जब मिले हुए पूरे के पूरे समूचे रूप को हम पर्यावरण कहते हैं। अर्थात जिसमें कुल मिलाकर के इनके कहने का मतलब ये है, जो तानसेन की परिभाषा है ठीक उसी के निष्कर्ष मतलब उसी निष्कर्ष को ये परिभाषा भी जाती है। अर्थात जो बातें यहाँ पर आपको सार तत्व में मिलेंगी वही बातें यहाँ पर मिलेंगी। तो जीवन की परिस्थिति के समस्त तथ्य मिलकर के पर्यावरण जो है मिलकर के बनाते हैं, पर्यावरण कहलाते हैं उसी को। तो जीवन की जो परिस्थिति होती है यानी जीवन जीने की जो स्थितियां होती हैं, उन सभी के जो तथ्य होते हैं यानी कौन कौन से तथ्यों से जीवित व्यक्ति रह सकता है, वनस्पतियां रह सकती हैं, तो उसी सभी तथ्यों को इकट्ठा कर लेंगे, उसी को हम पर्यावरण बोल देंगे। ठीक, तो ये हो गई इनके अनुसार परिभाषा। आगे आते हैं डॉक्टर हर्शकोविट्ज। हर्शकोविट्ज का नाम बहुत फेमस है, खास करके भूगोलवेत्ता के रूप में। तो हर्शकोविट्ज महोदय क्या कहते हैं? हर्शकोविट्ज महोदय कहते हैं कि पर्यावरण जो होता है उन सभी बाहरी दशाओं, बाहरी दशा, इन्होंने एक नई तरीके से परिभाषा देने का प्रयास किया। कहा कि पर्यावरण उन सभी बाहरी दशाओं और प्रभावों, यानी कि ऐसा नहीं कि केवल बाहरी दशाएं ही, बाहरी दशाएं और प्रभाव जो कि बाहरी हैं, किन पर लग रहे हैं? मनुष्य पर लग रहे हैं, जीव जंतुओं पर लग रहे हैं। अर्थात पर्यावरण उन सभी बाहरी दशाओं और प्रभावों का क्या होता है? जोड़ होता है, अर्थात योग होता है। जब हम सभी बाहरी दशाओं और सभी बाहरी प्रभावों को जोड़ देते हैं तो वो क्या होता है? पर्यावरण होता है। कहा कि इसके आगे उन्होंने और कहा कि जो क्या करता है, यानी पर्यावरण जो होता है, जब इन बाहरी दशाओं और प्रभावों के मिलने से जब पर्यावरण बनता है तो क्या करता है? जो किसी प्राणी के विकास, किसी प्राणी के विकास, प्राणी में जीव जंतु मनुष्य सब आ चुके हैं, ठीक है। तो जो क्या करता है? किसी भी प्राणी के विकास यानी डेवलपमेंट, इसके अलावा उसकी जो क्रियाएं होती हैं, जो क्रियाएं करेगा, मनुष्य तमाम प्रकार की क्रियाएं करता है, ठीक है। इसी प्रकार से जीव जंतु भी क्रियाएं करते हैं, यानी कि जो बाहरी दशाओं और प्रभावों से मिलने के बाद में जो पर्यावरण बनता है वो किसी भी प्राणी के विकास में और उसकी क्रियाओं में बहुत महत्वपूर्ण योग देता है, अर्थात उसको क्या करता है? प्रभावित करता है। इसमें भी आपको प्रभाव दिखाई पड़ेगा कहीं ना कहीं पे, ये इसमें भी प्रभाव आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। यानी कि वातावरण मुख्य रूप से प्रभावित करता है। अब किसे करता है? तो जीवों को करता है, प्राणियों को करता है, वनस्पतियों को करता है। समझ में आ गई बातें? अर्थात पर्यावरण का नाम सुनते ही उस घेरे को याद करना जरूरी होता है जिसके कारण से जीव जंतु और मनुष्य किसी भी सिचुएशन में जीवित रह लेते हैं, अपनी क्रियाएं करते हैं, और जो भी क्रियाएं जीव जंतु या मनुष्य करते हैं उन क्रियाओं के पीछे कहीं ना कहीं पे किसका योग होता है या प्रभाव होता है? पर्यावरण का। ओके, आगे समझते। तो हर्शकोविट्ज की परिभाषा बड़ी जबरदस्त है। इन्होंने कहा कि पर्यावरण उन सभी बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग होता है जो किसी प्राणी के विकास व क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। बोलो इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? अगर ना समझ में आई हो तो फिर से बताऊंगा मेरे भाई, वैसे आपके समझ में आ गई होंगी। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। घर में जितने फोन है सभी से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करवाइए दबा करके सभी दोस्तों के पास। ये होता है आपका हर्शकोविट्ज के अनुसार पर्यावरण की परिभाषा। आगे आते हैं प्रोफेसर जे स्मिथ, ठीक है। प्रोफेसर, अच्छा, डॉक्टर और प्रोफेसर में बहुत अंतर आप लोगों को पता चला होगा कि डॉक्टर किसे कहते हैं? प्रोफेसर। डॉक्टर पीएचडी मतलब पीएचडी धारक है। हर्शकोविट्ज जो है ये भी पीएचडी किए हुए थे, ठीक है, खास करके। और इसके बाद की अगर बात की जाए, जो ये प्रोफेसर जे स्मिथ है, जब एक प्रकार से प्रोफेसर लगभग जब 8-10 सालों तक वो एक प्रकार से क्या होते हैं, जब डॉक्टर लिखते लिखते एकदम से उब जाते हैं या वरिष्ठ हो जाते हैं,
तो उसको हम प्रोफेसर कहने लगते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर जो होता है, जिस भी प्रोफेसर के आगे डॉक्टर लगा होता है वो छोटा होता है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है। और ये जो प्रोफेसर होते हैं, ये देखिए प्रोफेसर जब लिखा जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर को डॉक्टर लिखा जाता है, और जो प्रोफेसर होते हैं उनको प्रो लिखा जाता है आगे, ठीक है, उनको डॉक्टर लिखा जाता है। डॉक्टर छोटे होते हैं, प्रोफेसर बड़े होते हैं, ओके। प्रोफेसर जे स्मिथ की अगर बात की है तो उन्होंने कहा कि भौतिक, रासायनिक और जैविक, भौतिक में आप देखते हैं तमाम प्रकार की चीजें आती हैं। भौतिक में क्या होती है, जैसे भौतिक में तमाम प्रकार के, जैसे कि जल हो गया, मिट्टी हो गई, या तमाम प्रकार की चीजें, सब भौतिक चीजें हैं, ठीक है। तो भौतिक हो गई। रासायनिक में आप देखते हैं तमाम प्रकार के तत्व, खनिज तत्व हो गए, तमाम प्रकार की चीजें हो गई, रासायनिक चीजें वो। और जैविक में आप सबको पता होगा कि जो जैविक चीजें में तमाम प्रकार की चीजें, जैविक में तो सब लगभग आ जाती हैं जो जीवित है, यानी कि जिनमें जीव निवास करता है। तो यानी वनस्पतियां हो गई, जीव जंतु हो गए, या फिर और चीजें हो गई। तो जैविक दशाओं का, यानी भौतिक, देखिए इनमें दो तीन चीजों का पता चला हमको, एक तो भौतिक, एक रासायनिक और एक जैविक। अब ये क्लियर परिभाषा देते हैं प्रोफेसर जे स्मिथ, तो एकदम से बढ़िया परिभाषा देते हैं जिसको पढ़ने के बाद में आप आसानी से समझ सकते हैं। तो भौतिक, रासायनिक तथा जैविक दशाओं का योग जो क्या करता है, जो क्या करता है भाई, जो क्या करता है, यानी भौतिक, रासायनिक तथा जैविक दशाओं का योग जो एक जीव के द्वारा अनुभव किया जाता है, यानी ऐसी जैविक, रासायनिक और भौतिक दशाओं का योग जो कि एक जीव अनुभव करता है। अब वो जीव कोई भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है और कोई जंतु भी हो सकता है। अर्थात भौतिक, रासायनिक और जैविक दशाओं का जो योग होता है, इन सभी जन, चाहे भौतिक दशाएं हो, चाहे जैविक दशाएं हो, चाहे रासायनिक दशाएं हो, इन सभी को मिलने के बाद में जो चीजें होती हैं उनका, उन सभी के योग को महसूस करना, अनुभव करना। जब एक जीव के द्वारा इन समस्त जो है दशाओं के जोड़ को जब एक जीव अनुभव करता है, तो अनुभव जब उसको क्या आता है, अब कैसे अनुभव होता है, जैसे कि जलवायु का लोग अनुभव करते हैं। जलवायु आपको पता होती है, जलवायु बदलती रहती है, जिनमें क्या शामिल होता है, जलवायु आती है। मृदा यानी मिट्टी को भी हम देखते हैं, सुनते हैं, उसमें अपना अनुभव करते हैं, उस पर खेती करते हैं, ठीक है। जल, प्रकाश, निकटवर्ती वनस्पतियां, व्यक्तिगत तथा अन्य प्रजातियां, ये सब क्या होती हैं, ये सब अनुभव की चीजें होती हैं, ठीक। तो इन सभी का हम अनुभव करते हैं, और इसी अनुभव के द्वारा, यानी कि जब भौतिक, रासायनिक और जैविक जो तत्व होते हैं, जो दशाएं होती हैं, इनका जब मनुष्य क्या करता है, उनका अनुभव करता है, उनका उपयोग करता है, या फिर उनमें छेड़छाड़ करता है, उनमें परिवर्तन करता है, तो उसी दशाओं के योग को हम पर्यावरण कहते हैं। कुल मिलाकर के यही परिभाषा है। आप देखते हैं जिनमें जलवायु, मृदा, जल, प्रकाश, निकटवर्ती वनस्पतियां, व्यक्तिगत और अन्य प्रजातियां, ये सब सम्मिलित होती हैं। ये सब क्या है, यही सब पर्यावरण होता है। तो कुल मिलाकर के पर्यावरण के अंतर्गत बात की जाए, वह आवरण जो कि मनुष्य को चारों तरफ से घेरे हुए है, उसी को हम पर्यावरण कहते हैं, जिसमें मृदा, जल, ठीक है, खनिज पदार्थ, मिट्टी, इसके अलावा वायु, प्रकाश, सब विद्यमान है। इसके अलावा और भी तमाम से प्रकार जो है, सूर्य का प्रकाश हो ही गया, तमाम प्रकार की गैसें विद्यमान है, तमाम प्रकार के तत्व विद्यमान है, और तमाम प्रकार के खनिज तत्व विद्यमान है। तो इन सभी चीजों के जो एक प्रकार से आवरण है, जिससे मनुष्य कहीं ना कहीं पे आने वाले समय में चाहे वो उसको उपभोग करता है, चाहे उसका दोहन करता है, चाहे उसी पर डिपेंड होता है, चाहे उसी का प्रयोग करके वो कोई नई नई वस्तु बनाता है, ठीक। तो ये चीजें हो गई। तो कुल मिलाकर के मनुष्य जो होता है उसका उपयोग करता है, वो चाहे प्रत्यक्ष रूप से करे और चाहे परोक्ष रूप से करे, दोनों तरीके से मनुष्य जो प्राकृतिक संसाधन है, जो जैविक या अजैविक या भौतिक संसाधन है, सांस्कृतिक संसाधन है, उन सभी का उपयोग मनुष्य करता है, ठीक। तो ऐसा आवरण जो कि मनुष्य को घेरे हुए, जिसका मनुष्य दिन रात या हमेशा उपयोग करता है, तो वही होता है आपका पर्यावरण, यानी कि वातावरण, ठीक। क्लियर होगी बातें। तो परिभाषा आपके समझ में बिल्कुल आ चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट इसका लीजिएगा सभी लोग, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो अब हम बात करेंगे कि पर्यावरण की संरचना कैसी है और उसके प्रकार पर चर्चा करेंगे, ठीक है। बड़े ही कम शब्दों में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे, तो आपको कहीं पर परेशान होने की या भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आइए हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार पर्यावरण की संरचना को कैसे समझ सकते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एनवायरनमेंट। सबसे पहली बात कि पर्यावरण के दो घटक होते हैं मुख्य रूप से, एक होता है अजैविक या भौतिक घटक,
घटक और एक होता है जैविक घटक। ठीक है, इसी आधार पर इसको हम चाहे भौतिक पर्यावरण या अजैविक पर्यावरण कहें, या जैविक पर्यावरण, या फिर आप बोल सकते हैं प्राकृतिक पर्यावरण बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम समझते हैं कि आखिरकार पर्यावरण जो है एक तो होता है कि जो कहीं ना कहीं पे यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि भौतिक या अजैविक जो है संरचना में इसके भौतिक या अजैविक घटकों में जैसे कि ठोस रूप या स्थल मंडल आता है, जिसमें स्थल मंडलीय पर्यावरण जिसको कहते हैं। स्थल मंडलीय जो पर्यावरण होता है इसमें आप लोग देखते हैं जैसे कि भूमि हो गई। ठीक है, भूमि पर बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, पर्वत पठार जो है मैदान हो गए, ये सब चीज, नदियां हो गई। ठीक है, झीलें हो गई, तो ये सब आपकी देखिए, सॉरी नदियां झीलें इसमें आप रखिएगा जल मंडलीय पर्यावरण में। स्थल मंडल में जैसे कि वन हो गया या और भी चीजें हो गई जिस पर मनुष्य, भूमि हो गई, उपजाऊ मिट्टी हो गई, मरुस्थल हो गया। ठीक है, पर्वत पठार हो गए, मैदान हो गए। ठीक, तो ये हो गया ठोस रूप का स्थल मंडल हो गया। एक गैसीय रूप का वायुमंडल, जैसे वायुमंडल भी वातावरण के अंतर्गत ही आता है। स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल, तीनों को पता ही होगा। तो जल मंडल भी बहुत बड़ा है, तरल मंडल जिसको कहते हैं, तो इसलिए जलीय पर्यावरण वो हो गया। यानी आप समुद्र के अंदर जब आप जाइएगा, समुद्र के अंदर ही वनस्पतियां होती हैं, समुद्र के अंदर ही जीव जंतु निवास करते हैं, वहां पर भी एक वातावरण यानी पर्यावरण होता है। तो इसीलिए ये आपका जल मंडलीय पर्यावरण होगा, जिसमें तरल रूप यानी अंदर अंदर जल मंडल में आप देखते हैं जल मंडलीय पर्यावरण हो गया। गैसीय में आप वायुमंडल में देखते हैं, वायुमंडल भी एक प्रकार से वातावरण का निर्माण करता है, और वायु ही सर्वत्र रूप से हमको अगर एक भाषा में कहे तो घेरे हुए है। वातावरण जो होता है उसमें जो वायुमंडल है खास करके बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो गैसें हैं, गैसों का एक आवरण फैला हुआ है। जब आप क्या पढ़ते हो, जब आप पढ़ते हो मेरे भाई, खास करके अगर मैं बताऊं आपको, वायुमंडल पढ़ते हैं उसमें आप देखते हैं कि एक परत है, उसके ऊपर फिर दूसरी परत, फिर तीसरी परत, मतलब गैसों की अलग अलग परत होती है और अलग अलग जो है प्रक्रियाएं होती है उसमें। ठीक है, क्षोभ मंडल से लेकर के आयन मंडल, बहिर्मंडल, ठीक है, मध्य मंडल, तमाम प्रकार के आप मंडल का जो है अध्ययन करते हैं वायुमंडल में। खास करके आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी है। तो वायुमंडलीय जो भी चीजें हैं वो वायुमंडलीय पर्यावरण हो गया। अर्थात पर्यावरण का जो भौतिक यानी अजैविक घटक होते हैं या भौतिक या अजैविक पर्यावरण होता है, उसको तीन रूपों में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक स्थल मंडलीय पर्यावरण, और एक वायुमंडलीय पर्यावरण, और एक जल मंडलीय पर्यावरण। ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा इसका होगा, किसका, ये भौतिक या अजैविक यानी कि जो फिजिकल एक प्रकार से जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में बता रहा हूँ। दूसरा आपका है जैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण की अगर बात की जाए, इसमें ये सब चीजें देखिए, ये जो जितने भी चीजें आपकी हैं ये निर्जीव होती है, यानी कि भौतिक या अजैविक जो पर्यावरणीय घटक होते हैं ये निर्जीव, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि निर्जीव चीजें जो होती हैं वो भौतिक या अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत आएंगी। जैविक पर्यावरण के अंतर्गत वही चीजें आएंगी जो सजीव होती हैं, जैसे कि प्राकृतिक वनस्पतियां जितनी भी होती हैं सब की सब जैविक पर्यावरण है। इसके अलावा जीव जंतु जितने भी हैं उनमें मनुष्य वगैरह भी शामिल हैं, वो सब भी जैविक पर्यावरण है चूंकि वो सजीव हैं। इसके अलावा बात की जाए अणुजीव, जितने भी अणुजीव में जो छोटे छोटे जीव होते हैं महीन महीन एकदम से, जैसे अमीबा, पैरामीशियम या अन्य प्रकार के जो जीव होते हैं जिनमें भी जीवन होता है वो जैविक पर्यावरण में आते हैं। जिनमें जीवन नहीं होता है वो अजैविक या भौतिक पर्यावरण में आते हैं। भौतिक पर्यावरण या अजैविक पर्यावरण बात एक ही है, और जो जैविक पर्यावरण होता है उसी को प्राकृतिक पर्यावरण के नाम से भी हम जान सकते हैं, क्योंकि प्रकृति के द्वारा प्रदत्त वो चीजें हैं। लेकिन प्राकृतिक पर्यावरण कहना उतना उचित नहीं होगा इसको, क्योंकि प्रकृति के द्वारा निर्जीव चीजें जैसे मिट्टी हो गई, जल हो गया, ये सब निर्जीव चीजें हैं, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि ये एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जैविक पर्यावरण में खास करके अगर मैं इस हिसाब से इसके स्ट्रक्चर पर चर्चा करूंगा तो जैविक पर्यावरण और अजैविक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण यानी अजैविक घटक या जैविक घटक आप बोल सकते हैं। तो जैविक घटक जिसमें जीवन है वो जैविक घटक, जिसमें जीवन नहीं है वो अजैविक घटक। अब जीवन किसमें नहीं है, जैसे मिट्टी हो गई, जल हो गया, ठीक है, या अन्य प्रकार की चीजें हो गई, पहाड़ पर्वत मरुस्थल हो गए। ठीक इसी प्रकार से वायु वगैरह या फिर तरल रूप में जलमंडल में आप तमाम प्रकार की चीजें देखते हैं, तो वो सब जिसमें जीवन लगभग नहीं होता। एक समझने का तरीका मैंने जो बताया वो समझिएगा, ओके। और प्राकृतिक वनस्पतियां, जीव जंतु, अणुजीव, अब चाहे वो वायुमंडल में जीव जंतु निवास करें जिनमें जीवन है वो सब जैविक पर्यावरण के अंतर्गत आएगा। जलमंडलीय पर्यावरण में अगर बात की है तो जैविक पर्यावरण में जिनमें जीवन है वो आएंगे, वो जलमंडल के जीव, ठीक है। स्थल मंडल में जितने भी जीव हैं तो वो उसमें भी आ जाएंगे, ठीक, यानी जिनमें जीवन होगा। समझ में आ गई बातें?
तो ये बात क्लियर हो गई आपकी। तो जैविक पर्यावरण और अजैविक पर्यावरण या जैविक घटक और अजैविक घटक पर्यावरण के बारे में आपको स्ट्रक्चर उसका समझ में आ गया थोड़ा सा। अब बड़ी तीव्र गति से हम और आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि पर्यावरण के प्रकार क्या क्या है। पर्यावरण की बात की तो मुख्य रूप से पर्यावरण दो प्रकार का होता है। सामान्यतः अगर बात की तो पर्यावरण को हम दो भागों में या विद्वान लोग दो भागों में इसको बांटते हैं। कौन कौन से वो दो भाग है थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लिखा है आपके लिए पहले से, ताकि समय नष्ट ना हो हम लोगों का। तो यहाँ पर देखिएगा पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक पहला होता है भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण, जिसको आप प्राथमिक पर्यावरण भी कह सकते हैं, और दूसरा होता है आपका सांस्कृतिक या मानव निर्मित पर्यावरण। सांस्कृतिक या मानव निर्मित पर्यावरण का मतलब इसको हम द्वितीयक पर्यावरण भी कह सकते हैं, चूंकि प्राथमिक पर्यावरण से ही निर्मित होता है द्वितीयक पर्यावरण, इसीलिए इसको प्राथमिक, चूंकि इसी के तत्वों के द्वारा जो है निर्मित किया जाता है मानव के जो है शक्तियों का प्रयोग करके, मानव की बुद्धि का प्रयोग करके। ठीक, अब यहाँ पर आपको समझना है कि भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण में या प्राथमिक पर्यावरण में क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिएगा डेविस महोदय कहते हैं, ठीक, डेविस कहते हैं कि भूमि का धरातल, यानी जो भूमि का धरातल है, देखिए जो चीजें मनुष्य ने नहीं बनाई है, एक मिनट में समझिएगा, जो चीजें यानी ऐसी चीजें दुनिया की जिसको मनुष्य ने नहीं बनाया है, ठीक, वो चीजें क्या है, वो आपकी भौतिक पर्यावरण में आएगी, यानी कि वो प्राकृतिक पर्यावरण है, यानी कि जिसको प्रकृति ने गढ़ा है स्वयं, ठीक, वो प्राकृतिक पर्यावरण। और प्राकृतिक तत्वों को लेकर के मनुष्य ने अपनी बुद्धि और टैलेंट को दिखाते हुए जिन चीजों को बनाया है वो आएगी सांस्कृतिक या मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत या द्वितीयक पर्यावरण के अंतर्गत। ओके, अर्थात जो मनुष्य बनाने में सक्षम नहीं है वो सारे के सारे तत्व भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण के तत्व होंगे, जैसे कि मिट्टी की मतलब भूमि का धरातल, भूमि के धरातल पर जैसे क्या क्या चीजें, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, ये सारी चीजें हो गई, इसको मनुष्य ने नहीं बनाया है, ये प्राकृतिक जो है देन है, प्रकृति ने खुद ही इनको बना दिया है। इसके अलावा जैसे कि खनिज और ऊर्जा संसाधन की बात की जाए, सौर ऊर्जा हो गया, ठीक है, और भी तमाम प्रकार की ऊर्जा है जो कि प्रकृति के द्वारा ही हमको मिल रही है। खनिज, तमाम प्रकार के खनिजों का जो दोहन हो रहा है, खनिज पहले से बने हुए हैं, वो प्रकृति ने बनाए हैं, अब उनको हम खोद करके निकाल करके उनसे हम नए नए गहने बनाते हैं, तो वो इसमें आ जाएंगे गहने वगैरह, ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। तो जो खनिज संसाधन है, ऊर्जा संसाधन है, उनका हम लोग एक प्रकार से वो हम लोगों को प्रकृति के द्वारा मिले हुए हैं, अर्थात वे प्राकृतिक पर्यावरण के अंग हैं, यानी कि भौतिक पर्यावरण से, यानी जिसको प्राथमिक पर्यावरण भी कह सकते हैं। और इसके अलावा मिट्टी की प्रकृति भी आप देखते हैं, अलग अलग मिट्टी की अलग अलग प्रकृति होती है, इसको मनुष्य ने नहीं बनाया। आप देखिएगा जो है दक्षिण भारत में खासकर आप देखिए काली मिट्टी मिलती है, इसीलिए वहां पर लोग कपास बोते हैं, तो काली मिट्टी वहां की है, ये मनुष्य ने नहीं बनाई है, ये ज्वालामुखीता की क्रिया हुई है, ये बाढ़ जो है प्रकार से ये ज्वालामुखीता की क्रिया हुई है। उसके तदुपरांत जब लावा निकला तो लावा के निकलने के बाद में क्या हुआ है, वो लावा जब ठंडा हुआ फैला चौतरफा, उसके बाद में वो मिट्टी के रूप में धारण हो गया और काली मिट्टी बन गई। काली मिट्टी कपास के लिए बहुत उपयोगी होती है। और आप देखिएगा तो मिट्टी की प्रकृति यानी कि मिट्टी का जो नेचर होता है, नेचर ऑफ सोइल, इसका मतलब ये कि कहीं की मिट्टी अधिक उपजाऊ है और कहीं की मिट्टी कम उपजाऊ है, इसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं है। बाद में मनुष्यों ने उसमें खाद वगैरह का प्रयोग करके उसको उपजाऊ बनाना सीखा है, वो आएगा उसमें। लेकिन फिर भी आप देखिए जैसे राजस्थान की मिट्टी की बात किया है, प्राकृतिक देन है कि वहां पर वो जो है क्या है भाई, वो प्रकृति के द्वारा ही निर्मित है, मरुस्थल है। राजस्थान के इलाकों में रेगिस्तान आप देखते हैं, वहां पर मरुस्थल है, बड़े बड़े आप देखिए वहां पर कटीली झाड़ियां आपको मिलेगी, नागफनी के वृक्ष, मदार, धतूरे के मतलब मदार के पेड़ मिलेंगे, तो ये चीजें होती है। कटीले वृक्ष आपको वहां पर दिखाई पड़ेंगे, बबूल वगैरह के पेड़ मिलेंगे, नागफनी के पेड़ मिलेंगे, ठीक, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से जो प्राकृतिक पर्यावरण होता है वो मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। तो मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता होती है वो प्रकृति निर्धारित, जैसे कि आप देखते हैं उत्तर प्रदेश की जो मिट्टी होती है, जो दो नदियों के बीच की मिट्टी होती है, तो वहां पर लगातार बाढ़ आते तो उपजाऊ ज्यादा हो जाती है, तो वहां की मिट्टी अब मनुष्य ने बाढ़ नहीं लाया है, और ये प्राकृतिक देन है, बाढ़ कब आती कब नहीं आती। वैसे मनुष्य तो जो है बांध वगैरह बना करके बाढ़ करते हैं, लेकिन बाढ़ पहले से भी आती है, मनुष्य नहीं बनाता उससे पहले से। तो कहीं ना कहीं मिट्टी कहीं की उपजाऊ है, कहीं की कम उपजाऊ है, कहीं की बहुत ज्यादा उपजाऊ है, ठीक है। तो ये सब क्या है,
ये मिट्टी की जो नेचर है यानी कि नेचर ऑफ सोयल, मिट्टी की जो प्रकृति है, ये प्रकृति की धरती इसीलिए भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण में आती है। इसके अलावा जैसे कि भूमि की स्थिति हो गई, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर रेगिस्तान है, ये सब भी भूमि की जो स्थिति है, ठीक है, कहाँ पर कैसी है, ये प्रकृति ने ही गढ़ी है। कहाँ पर आप भूमि की स्थितियों में कहीं पर आप देखते हैं कि समुद्र के अंदर द्वीप बन गया है, वो भी मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया है, वो प्रकृति ने बनाया है। लेकिन आज मनुष्य द्वीप भी, कृत्रिम द्वीप भी बना रहा है, लेकिन उससे पहले प्रकृति ने खुद उसको बनाया था। तो भूमि की स्थिति कहीं कोई महाद्वीप की भूमि है, कोई एक प्रकार से द्वीप है, कोई तटीय इलाका है, तो एक प्रकार से अलग अलग भूमि भी है, यानी कि मिट्टी की स्थिति, भूमि की स्थिति भी अलग अलग है। इसके अलावा भूमि की जलवायु भी आप देखते हैं अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जलवायु होती है, जिसके कारण से अलग अलग उर्वरक क्षमता की मिट्टियां होती हैं, ये सब चीजें। इसके अलावा जल स्थल का भी जो है वितरण आप देखते हैं, जल और स्थल, कहाँ पर जल होगा, कहाँ पर स्थल होगा, कहाँ पर महाद्वीप होगा, कहाँ पर महासागर होगा, ये हमने और आपने डिसाइड नहीं किया है, ये प्रकृति के द्वारा खुद ही डिसाइड होकर के वहां से आया है। अर्थात प्रकृति में जल और स्थल का वितरण उसने खुद ही कर दिया है। आप वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जब पढ़ते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा भौतिक भूगोल में, तो वेगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है भैया, वह सिद्धांत खास करके अगर मैं बताऊं आपको तो पहले क्या पैंजिया और पैंथालासा दो, यानी पैंजिया एक जो है बड़ा महाद्वीप था, पैंथालासा था, दोनों एक प्रकार, पैंथालासा महासागर था, पैंजिया महाद्वीप था। पैंजिया धीरे धीरे टूटने लगा और एक प्रकार से आप देखते हैं लारेशिया और गोंडवाना लैंड में टूट गया। इसके अलावा गोंडवाना लैंड से आप देखिएगा नीचे के जितने भी महाद्वीप है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, दक्षिणी भारत हो गया, अफ्रीका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, अंटार्कटिका हो गया, ये सारे के सारे महाद्वीप गोंडवाना लैंड से टूटे हुए भाग है। इसके अलावा अगर बात करूं मैं, जैसे कि जो लारेशिया यानी कि जो एक प्रकार से लारेशिया कहते हैं जिसको आप जो है गोंडवाना लैंड, और एक और है लारेशिया जिसको कहते हैं। लारेशिया की बात, ये ऊपरी वाला चीज है, ठीक, जो ऊपरा वाला हिस्सा यानी कि उत्तरी अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, ठीक, ग्रीनलैंड द्वीप समूह हो गया, और एशिया, यूरोप, ये सब महाद्वीप जो हो गए, ये सारे के सारे महाद्वीप जो होते हैं ये किस में आते हैं, ये सब आते हैं आपके अंगारा लैंड में यानी कि लारेशिया में। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में पैंजिया टूटा था। उसके बाद में आज देखते हैं भौतिक तरीके से स्ट्रक्चर किस प्रकार से हमारे समक्ष आता है। तो इसका वितरण हम आप लोगों ने नहीं किया है, ये जल स्थल का वितरण जो हुआ है ये प्रकृति ने किया है, इसीलिए प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत सारी चीजें आती हैं। इसके अलावा वनस्पतियों का निर्माण, जितना भी वनस्पति हैं और प्राणी जगत यानी मनुष्यों का निर्माण, मनुष्य ने खुद मनुष्य नहीं बनाया है, रोबोट भले बना देगा लेकिन मनुष्य नहीं बना पाएगा। तो वनस्पति यानी जितने भी जीव जंतु बने हैं या प्राणी जगत में जितने भी छोटे से लेकर के बड़े से जीव जंतु तक, यानी कि एक चींटी से लेकर के एक हाथी तक, ये सब प्रकृति ने ही बनाया है। इसीलिए प्राणी जगत को भी हम किस में रखेंगे, भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत ही रखेंगे। ओके, बात ध्यान रखिएगा। वनस्पतियां भी जितनी भी, चाहे वो तुलसी के पौधे से लेकर के और चीड़ के वृक्ष तक की मैं बात करूं, ताड़ के वृक्ष की बात करूं, कोई भी वृक्ष, वनस्पतियां, घास से लेकर के और बड़े से बड़े पेड़, आम का जो एक प्रकार से स्ट्रक्चर होता है, आम देखते कितना बढ़िया बढ़िया उसमें कलर रहता है, कितना स्वादिष्ट होता है, सेब देखिए, तो ये सब चीजों का निर्माण प्रकृति के द्वारा हुआ है। इसीलिए ये सब भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण या प्राथमिक पर्यावरण के भाग है। ये चीज आपकी क्लियर हो गई। दूसरा आता है आपका कौन सा भाई, सांस्कृतिक या मानव निर्मित पर्यावरण। क्या, सांस्कृतिक या मानव निर्मित यानी कल्चरल, या फिर जो है जो मनुष्य ने बनाया है मानव निर्मित पर्यावरण, उसके बारे में। अब मनुष्य कैसे चीजों को बनाएगा, जैसे यहाँ से मान लेते खनिजों को उठाया मनुष्य ने, खनिजों का दोहन किया और उसको अपनी बुद्धि का, अपनी और मशीनों का प्रयोग करके, और उस मशीनों को भी जो है मनुष्य ने नहीं बनाया था, तो उनका प्रयोग करते हुए क्या करेगा, मनुष्य जो होगा उनका प्रयोग करके कोई नई नई चीज बनाएगा। जैसे कि मान लेते हैं घड़ी बनी, ये जो है ये क्या है, मानव निर्मित है। अर्थात ये कैसा, एक प्रकार से पर्यावरण के अंतर्गत जो कुर्सी बनी या फिर जो हमने घर बनाया, तो ये सब चीजें हमने कैसे बनाई है, यानी कि प्राकृतिक जो तत्व हैं, प्राकृतिक चीजें जो है उनको लेकर के उनमें अपनी बुद्धि और मस्तिष्क का प्रयोग कर करके मनुष्य ने अनेक प्रकार के चीजों का निर्माण कर लिया है, जिससे मनुष्य आज सुखी और समृद्ध होता जा रहा है। वो सारी की सारी चीजें आप सांस्कृतिक या मानव निर्मित पर्यावरण में रखेंगे। पहली चीज में सामाजिक नियंत्रण के जो है प्रतिरूप, जैसे और क्रिया संबंधी प्रतिरूप और निर्माण प्रतिरूप अथवा सांस्कृतिक प्रतिरूप। अब यहाँ पर समझिएगा,
मनुष्य ने ना केवल इन्हीं चीजों को लेकर के यहाँ बनाया, जबकि समाज के नियम भी बनाए कि समाज में कैसे रहना है, किस प्रकार से चीजें करनी है, समाज के मापदंड को निर्धारित किया, समाज में किस वर्ग का क्या कार्य होगा यह निर्धारित किया, समाज में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा यह भी बनाया, सामाजिक जो है संबंधों को बनाया, ठीक है, और किस प्रकार से कपड़ा पहनना है, कैसे क्या करना, सब मनुष्य ने किया। तो वो सारी की सारी चीजें आप देखिएगा सामाजिक नियंत्रण के प्रतिरूप में आती है। कौन व्यक्ति ज्यादा एक प्रकार से चुनाव लड़ेगा, कौन कैसा क्या प्रक्रिया, संविधान निर्माण हुआ या कुछ भी मान लेते, सांस्कृतिक आर्थिक के तरीके से पैसा कमाना हुआ, किस प्रकार से पैसे को चलाना है और कौन सा पैसा चलेगा, कौन सा पैसा कितना कीमती होगा, मतलब दुनिया भर की जो आजकल जितने भी चीजें हैं वो सब आपकी मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक, मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तमाम प्रकार की चीजें जो है इसमें सांस्कृतिक ये सब चीजें पिरोज दी जाती है। यानी कि मनुष्य का एक प्रकार से मनुष्य कैसे बसेगा, किस घर में रहेगा, झोपड़पट्टी, मनुष्य ने 2 महला चौमहला बना दिया, शीशे की बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी, ये सब क्या है, ये सब सांस्कृतिक या मानव निर्मित पर्यावरण के भाग होते हैं। ओके, ये क्लियर हो गई चीजें। तो ये सब सामाजिक नियंत्रण के कुछ प्रतिरूप है। सामाजिक नियम, सामाजिक संबंध, समाज में अगर आप कुछ गलत कर्म करेंगे तो उसके लिए दंड मिलेगा, इसके लिए संविधान भी बना दिया गया, कानून भी बना दिया गया। तो ये चीजें जो बनी ये सब मनुष्य ने खुद बनाई है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में क्रिया संबंधी कुछ प्रतिरूप हुए तमाम प्रकार, जैसे कि मनुष्य ने अपने कार्य करण के लिए तमाम प्रकार की चीजों को निर्धारित किया, कार्य करने की शैली डेवलप पड़ी। जैसे मान लेते हैं कोई खेत था हमारे पास, ठीक है, खेत मिला हमको, यानी खेत नहीं मिला हमको, मिट्टी मिली हमको, जमीन मिली, उस जमीन का मैंने जुताई करी, जुताई करके हल द्वारा जुताई किया, किसी के द्वारा जुताई करी, मैंने उसकी जुताई करके, और वो जुताई जिस यंत्र से करी उस यंत्र को किसने बनाया, मनुष्य ने ही बनाया। तो उसको मैंने क्या किया, उस यंत्र का प्रयोग करके मैंने उस जमीन को उर्वरक बनाया, उसको मैंने खेती करने योग्य बनाया, उसमें मैंने गेहूं के बीज डाले तो गेहूं पैदा हुआ। यानी कि एक भूमि को उर्वरक बना करके उसकी उस पर खेती करना। वैसे उर्वरक क्षमता मिली है प्रकृति के द्वारा, लेकिन उसको और उर्वर बनाना, उसमें अच्छी फसल उगाना, ठीक है, क्या उगाना क्या नहीं उगाना, ये सब जो है मनुष्य निर्धारित करता है। तो ये चीजें आपकी होती है। ओके, क्लियर हो गई। तो जैसे कि आपको बता दूं, जल मिला तो जल से हम कई उपयोग करते हैं, जल विद्युत का निर्माण करते हैं, नदियां बड़ी बड़ी जो बह रही हैं उन नदियों पर हम बांध बना करके बिजली का निर्माण करते हैं, ठीक, उससे और भी चीजें बहुत देश से परियोजनाएं लाते हैं, तो ये चीजें होती है। इसके अलावा हमको जल मिला, जल का उपयोग हम कपड़ा धोने में करते हैं, ठीक है, मुंह धुलने में करते हैं, ठीक, इसी प्रकार से तमाम चीजें होती हैं। आजकल तो बहुत सारी चीजों का विकास हो चुका है, तो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके, या फिर जो सौर ऊर्जा मान लेते हैं प्राकृतिक संसाधन है। सौर ऊर्जा क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है, प्राथमिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। उसी सौर ऊर्जा का प्रयोग करके हमने क्या बनाया, सोलर पैनल बनाया। उस सौर ऊर्जा को हमने क्या किया, खींच लिया, एक बैटरी में मतलब कर दिया, ठीक है, बैटरी में वो ऊर्जा है। अब उस ऊर्जा से हम क्या कर सकते हैं, बल्ब भी जला सकते हैं, पंखा भी चला सकते हैं, एसी भी चला सकते हैं। अर्थात मैंने जो प्राकृतिक ऊर्जा थी या जो प्राकृतिक संसाधन थे उनका प्रयोग करके और एक प्रकार से अपने तरीके से अपने जीवन को सरल बनाने के लिए उसका प्रयोग किया, तो वही चीजें आपकी हो जाती हैं क्रिया संबंधी प्रतिरूप। तो कुल मिलाकर के यही सब चीजें होती हैं आपका सांस्कृतिक या मानव निर्मित पर्यावरण। और इसके अलावा निर्माण प्रतिरूप अथवा सांस्कृतिक प्रतिरूप, मनुष्य ने बस्तियों का निर्माण किया, मनुष्य ने एक प्रकार से कौन कैसा रहेगा उसका निर्माण किया, सब चीजें। ऐसे मनुष्य ने नहरें बनाई, फसलों का निर्माण किया, पशुपालन करना शुरू किया, बस्तियों का निर्माण किया, खदानें खोदी, कारखानों का निर्माण किया, सड़कें बनाई, वन सैन्य जो है किले बनाए, सैनिक अड्डे बनाए, सामाजिक नियम बनाए, सामाजिक मापदंड बनाए, कानून बनाया, सब चीज बनाया, ठीक है। ये सब चीजों का निर्माण, यानी कि ये जितनी भी चीजें मैंने अभी बताई ये सब सांस्कृतिक या मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आएंगी, जबकि भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत या प्राथमिक पर्यावरण के अंतर्गत वो समस्त चीजें आएंगी जो कि जिसको मनुष्य ने नहीं बनाया, जिसको प्रकृति ने बनाया है, ठीक। तो ये चीजें आपके समझ में आ गई, ठीक। तो एक बार ये पूरी चीजें आपके समझ में आ गई कि पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण की संरचना, पर्यावरण के प्रकार आपको समझ में आ गई। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके आगे थोड़ा सा और चीजें बची हुई उसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा सभी लोग। धन्यवाद। तो इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लीजिएगा। ओके, फिर उसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम समझेंगे भाई कि आखिरकार पर्यावरण के जो तत्व है, तो अभी तक हमने पर्यावरण की जो संकल्पनाएं थी उन संकल्पनाओं पर फोकस किया था। संकल्पनाओं का मतलब पर्यावरण के बारे में उसके अर्थ, उसकी परिभाषा को जाना और उससे रिलेटेड जो है नहीं उसके प्रकार को, उसकी संरचना को समझा।
ये सब उसकी संकल्पनाएं लगभग हो गई। अब तत्व के बारे में चर्चा करते हैं कि आखिरकार इसका तत्व क्या है। बहुत ही शॉर्ट में हम चलते हैं। आपको पता होगा एलिमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। तो एलिमेंट ऑफ इन्वायरमेंट की अगर बात की जाए तो देखिएगा इसमें पर्यावरण की, चूंकि मैंने दो भागों में पर्यावरण को बांटा था, एक तो है भौतिक पर्यावरण, ठीक है, और एक मैंने बांटा था सांस्कृतिक या मानव निर्मित पर्यावरण। इसी को भौतिक पर्यावरण को प्राकृतिक पर्यावरण या प्राथमिक पर्यावरण कहते हैं, सांस्कृतिक पर्यावरण को ही हम मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। दो चीजें समझ में आई आपको। तो इसी आधार पर हम देखेंगे कि भौतिक पर्यावरण के कुछ प्रमुख तत्व होंगे, उन पर नजर डालेंगे। इसके अलावा सांस्कृतिक अर्थात मानव निर्मित पर्यावरण के भी कुछ प्रमुख अंग होंगे, प्रमुख तत्व होंगे, उन पर फोकस करेंगे। तो कुल मिलाकर के इन दोनों तत्वों को हम समझ लेंगे और आपका चैप्टर लगभग समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम पर्यावरण में किस प्रकार से थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है उस पर नजर डाल सकते हैं, समय बचता है तो। बाकी उसका कोई उतना महत्व है नहीं, लेकिन फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है एक आध प्रश्न आ जाए, लेकिन अभी तक आया नहीं। लेकिन फिर भी इतना अगर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ ले रहे हैं, मेरे हिसाब से आपका चैप्टर लगभग समाप्त हो जाएगा। ओके, चलिए अब मैं समझता हूं। सबसे पहले हम भौतिक पर्यावरण के प्रमुख तत्वों पर चर्चा करेंगे। तो भौतिक पर्यावरण के जो प्रमुख तत्व हैं उनमें कौन कौन सा आएगा भैया? सबसे पहला स्थानिक संबंध। स्थानिक संबंध समझ रहे हैं ना? स्थानिक संबंध यानी एक प्रकार से आप देखते हैं स्थान विशेष के हिसाब से किस प्रकार संबंध, कहीं पर महाद्वीप है, कहीं पर महासागर है और कहीं पर तटीय रेखाएं हैं, तो उनके हिसाब से मनुष्य का एक प्रकार से संबंध किस प्रकार से, या ये चीजें यानी कि कुछ जो स्थानिक संबंध रहे हैं, ये भी तत्व होता है। स्थानिक संबंध में कोई स्थान विशेष को ध्यान में रख करके, स्थान अलग अलग स्थान सब जगह है और ये प्रकृति के द्वारा ही मिला हुआ है, तो ये प्रकृति तत्व यानी स्थानिक जो संबंध है ये प्रमुख तत्व है किसका? भौतिक पर्यावरण का। दूसरा भूमि के स्वरूप। भूमि के स्वरूप अलग अलग हैं, कहीं पर भूमि पर्वत के रूप में है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर आप देखते हैं कि वो है क्या बोलते हैं मरुस्थल है, ठीक, कहीं पर दलदल है, कहीं पर गड्ढा बहुत ज्यादा है, ठीक। तो ये सब चीजें होती है। तो कृषि के अनुसार भी वहां पर अलग अलग चीजें होती है, ठीक। तो ये भी यानी कि भूमि के स्वरूप भी प्रमुख तत्व होते हैं भौतिक पर्यावरण के। इसके अलावा धरातलीय जल राशियां। धरातलीय जल राशियां जैसे कि कहीं पर आप देखते हैं नदी आपको मिलेगी, कहीं पर सागर आपको मिलेगा, कहीं पर झील आपको दिखाई पड़ेगी, ठीक है, कहीं पर आप देखिएगा तो महासागर आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको ये तमाम प्रकार की चीजें, और इनसे क्या होता है, इनसे प्रभाव भी पड़ता है मनुष्य के जीवन पर। जैसे वर्षा होना है तो समुद्र के जल से ही वर्षा होती है, ठीक। तो ये चीजें होती है किसके अंतर्गत? भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल की गई हैं। इसके अलावा जलवायु की अगर बात की जाए, जलवायु में तमाम प्रकार की जलवायु से उष्ण कटिबंधीय जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, शीत कटिबंधीय जलवायु, ठीक है, और उपोष्ण कटिबंध, तो तमाम प्रकार की जलवायु का एक प्रकार से फिक्स कर दिया कि हाँ भारत की जलवायु ऐसी, भूमध्य रेखीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, ठीक, ये सब आप ध्यान रखिएगा। विषुवत रेखीय जलवायु, तो इन सभी चीजों के हिसाब से ये सब भी जो जलवायु होती, जलवायु के विभिन्न जो खंड होते हैं, ये सब प्रमुख तत्व हैं किसके? ये भौतिक पर्यावरण के। इसके अलावा प्राकृतिक वनस्पतियां। प्राकृतिक वनस्पतियां आपको पता है कि पर्वतों पर अलग टाइप की वनस्पतियां होती हैं, पठारों पर अलग होती है, मैदानों में अलग वनस्पतियां होती हैं, ठीक है। और आप देखते हैं इसके अलावा अगर मैं बताऊं मरुस्थलों में भी वनस्पतियां होती हैं, अलग प्रकार की वनस्पतियां होती हैं। तो इन तमाम प्रकार की वनस्पतियों को आप लोगों ने आप लोगों को भौतिक पर्यावरण के तत्व के अंतर्गत ही देखना है। तो ये भौतिक पर्यावरण के प्रमुख तत्व है, ठीक। इसके अलावा प्राकृतिक वनस्पतियों के अलावा जंतु जगत। जंतु जगत की बात, जितने भी जीव जंतु हैं आपके, अब आप देखते हैं स्थान विशेष के हिसाब से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जीव जंतु निवास करते हैं, ठीक है। और इसी हिसाब से पूरी की पूरी पृथ्वी और यहाँ तक कि जीवों की कैटेगरी में चेंज आप देखते हैं। अपने यहाँ के बाघ में भी अंतर आपको दिखाई पड़ता है। आप देखिएगा जीव, अपने यहाँ के कुत्ते अलग होते हैं और कहीं अलग जगह कुत्ते, और अपने यहाँ के गाय भैंसे अलग होती हैं और किसी दूसरे देश के अलग होती है। तो देसी विदेशी आप समझते हैं ना कि ये हाइब्रिड है, देसी है, तो हर चीज में ये चीजें हो रही है। तो स्थान विशेष के हिसाब से जो जंतु जगत होती है ये भी अलग अलग ही होते हैं। प्रजातियां जो होती हैं तो इसमें हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर देखेंगे जंतु जगत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग विशेषताएं और अलग अलग चीजें होती हैं, और इसीलिए खास करके ये सब भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत रखी जाती है। भौतिक पर्यावरण के तत्व है जो कि मनुष्य ने नहीं बनाया है, ठीक, जंतु जगत पूरा का पूरा इसको। इसके अलावा जो मिट्टियां हैं, मिट्टी कहीं पर आप देखते हैं काली मिट्टी आपको पूरी मिलेगी, कहीं पर जो है भूरी मिट्टी आपको मिलेगी, कहीं पर लाल मिट्टी मिलेगी, ठीक है, कहीं पर उर्वर मिट्टी मिलेगी, कहीं पर आप देखिए दोमट मिट्टी मिलेगी,
ठीक है, दोमट मिलेगी, कहीं पर चिकनी मिट्टी मिलेगी, ठीक, कौन सी मिट्टी मिलेगी, चिकनी मिट्टी मिलेगी। तो ये तमाम जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, तमाम प्रकार की मिट्टियां आपको मिलेगी। तो ये सब मिट्टी जो है क्या है, ये सब भौतिक पर्यावरण के ही तत्व हैं। इसके अलावा खनिज पदार्थ बहुत सारे अलग अलग स्थानों पर आप देखते हैं अलग अलग खनिज पदार्थ मिलते हैं। वो सारे के सारे खनिज पर, चाहे वो अभ्रक हो, चाहे वो एक प्रकार से बात है मैग्नीशियम हो, या इसी प्रकार से कोई भी हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम, ठीक है, कुछ भी हो। तो वो सारे के सारे तत्व जो भी है मैंने अभी भी आपको बताए, वो सारे के सारे तत्व खनिज पदार्थ ही हैं। अब जो भी आप इसमें खनिज तेल निकलता है वो भी आप मान सकते हैं, ठीक है, और खनिज तत्व भी निकलते हैं, ठीक, वो भी है, जो गैसें हैं, ये सब चीजें। तो इसके अलावा शक्ति के संसाधन भी तमाम सारे, शक्ति के संसाधनों में आप देखते हैं सोलर जो है ऊर्जा हो गई, या इसी प्रकार से विद्युत मतलब कि जल की ऊर्जा हो गई। ये सब ऊर्जाएं कहीं ना कहीं पे ये सब तत्व होते हैं किसके, भौतिक पर्यावरण के। तो ये सब भौतिक पर्यावरण के तत्व लिख लीजिएगा सभी लोग, आसानी से इसको लिख लीजिएगा। एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि पर्यावरण किसे कहते हैं। पर्यावरण की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए पर्यावरण के विभिन्न तत्वों पर प्रकाश डालिए। ऐसे प्रश्न पूछेगा तो आप पर्यावरण का पहले परिभाषा बताएंगे, अर्थ बताएंगे, उसके बाद में पर्यावरण के प्रकार को भी थोड़ा सा ऐसे बता दीजिए, मैंने बताया है। इसके अलावा पर्यावरण के तत्वों के बारे में ऐसे डाल करके दो तरीके से, भौतिक पर्यावरण के प्रमुख तत्व और सांस्कृतिक पर्यावरण के तत्व, ऐसे आप बता सकते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरा आपका है सांस्कृतिक पर्यावरण के प्रमुख तत्व। सांस्कृतिक पर्यावरण के प्रमुख तत्वों में आप देखिएगा जैसे कि मानव की प्रजातियां, जो भी प्रजातियां मानव की, जैसे मानव अलग अलग प्रजाति होती मानव की, आप देखते हैं जैसे कि अगर मैं बताऊं खास करके जो भारतीय प्रजाति है, ये देखिएगा हम लोगों का नाक थोड़ा सा या कपाल या दाढ़ी मूछें अलग टाइप की होती, काले बाल होते हैं हम लोगों के खास करके शुरुआत में। आप वहीं इंग्लैंड वगैरह के देखिए तो सन जैसे बाल होते हैं एकदम से, ठीक है, वो एकदम से गोरे चिट्टे होते हैं। आप जो है दक्षिण जैसे से जाएंगे दक्षिण में, आप अफ्रीका के लोगों को देखेंगे एकदम काले काले होते हैं, जैसे लगेगा एकदम से, तो वो चीजें होती है। आप दक्षिण अमेरिका के लोगों को देखेंगे एकदम काले होंगे, क्योंकि वहां पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, और सूर्य का प्रकाश हमेशा लंबवत पड़ता है, हमेशा गर्मी पड़ती, ठंडी नहीं पड़ती। तो जिन इलाकों में ठंडी पड़ती है वहां का जो है चमड़ा क्या हो जाता है, गोरा हो जाता है एकदम से, जो है एकदम से लगता है कि एकदम से सफेद सफेद आप देखते हो इंग्लैंड वगैरह के लोगों को, ठीक। और इसी प्रकार से आप दक्षिण अफ्रीका वाले लोगों को देखेंगे तो एकदम से काले काले होते हैं। तो इस प्रकार से काले और गोरे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से होते हैं। अच्छा, ये नहीं काले गोरे, उनका कद काठी भी आप देखिएगा जो है दक्षिण अफ्रीका वालों का कितना बड़ा बड़ा होता है, लंबे चौड़े होते हैं एकदम से, ठीक। इसी प्रकार से अमेरिका के लोग भी होते हैं, इंग्लैंड के लोग भी होते हैं, लंबे चौड़े खूब होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं, ठीक है। भारत के लोग औसत होते हैं, आपको पता ही होगा। तो इस पर चाइना के लोग छोटे होते हैं, नाक वाक चपटी होती है, माथा चौड़ा होता है, ठीक है, ये सब देखते हैं। तो ये सब प्रजातीय चीजें होती है। मानव प्रजातियां जो हैं ये प्रमुख तत्व किसके हैं, सांस्कृतिक पर्यावरण के। इसके अलावा मानव का जो भूतल पर वितरण है, यानी कि मानव कहाँ पर कैसे निवास कर रहा है, कहाँ पर पाया जा रहा है, इसी को भूतल का वितरण कहते हैं। मनुष्य कहीं पर आप देखते हैं कहीं अलग पर, मतलब कोई मनुष्य नदी किनारे रह रहा है, कोई अलग स्थानों पर, कोई द्वीप पर निवास कर रहा है, कोई शहरों में रह रहा है, कोई गाँव में रह रहा है, ठीक है, कोई जंगलों में निवास कर रहा है। तो ये मानव का भूतल पर वितरण। इसके अलावा घनत्व, यानी कितने, कहीं पर आप देखते हैं कहीं पर मनुष्य बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में रह रहा है, यानी उसका घना आबादी है, कहीं पर कहीं पर बहुत कम आबादी, विरल आबादी है। जैसे रूस में आप देखिए विरल आबादी है, जबकि भारत में बहुत घनी आबादी, चाइना में घनी आबादी उतनी नहीं जितनी भारत में है, ठीक है चीजें। इसके अलावा इसके सभी के लक्षण के बारे में, ये सब तत्व प्रमुख तत्व है सांस्कृतिक पर्यावरण के। इसके अलावा धर्म, ये सब भी मनुष्य के द्वारा ही बनाए गए। तो धर्म हो गया, भाषा हो गई, अपनी शासन प्रणाली हो गई जो हमने बनाई है, ठीक, तो शासन प्रणाली भी इसी के अंतर्गत आएगी। इसके अलावा राष्ट्रीय विकास के लिए जो विशिष्ट व्यवस्था की जाती है ताकि राष्ट्र आगे बढ़ सके, चाहे राष्ट्रीय नीति हो या शिक्षा नीति हो या कुछ भी हो जिससे राष्ट्र हमारा आगे बढ़ सके, फॉरेन पॉलिसी हो या कुछ भी नीतियां हो, वो सब की सब सांस्कृतिक पर्यावरण के तत्व आती हैं, ठीक, तत्व के अंतर्गत। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जैसे कि अन्वेषण, यानी जो कोई खोज होती है, आविष्कार होते हैं, वो सब चीजें किसके अंतर्गत आती है, सांस्कृतिक पर्यावरण के प्रमुख तत्व के अंतर्गत, ठीक। जैसे कोई अन्वेषण यानी खोज हुआ, कोई आविष्कार हुआ, तकनीकी ज्ञान हो गया लोगों को, वो चीजें, ये सब इसी के अंतर्गत है। टेक्निकल जो एक प्रकार से नॉलेज प्रमुख तत्व है जिससे सांस्कृतिक पर्यावरण के, यानी कि द्वितीयक पर्यावरण, ठीक, उनका निरंतर एक प्रकार से विकास किस प्रकार से और लगातार टेक्निकल के मामले में किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, वो चीजें, ठीक है। उससे संबंधित जो क्षेत्र होते हैं वो सब, मानव समूह जो होते हैं वो सब प्रमुख तत्व हैं जिसके सांस्कृतिक पर्यावरण के, और उनका वास्तविक जो लाभ होता है, मिलता है मनुष्य को, वो सभी के सभी सांस्कृतिक पर्यावरण के ही प्रमुख तत्व हैं।
इसके अलावा परिवहन यानी कि जो यातायात चीज़ें हैं, परिवहन मतलब कि जैसे चाहे वो रेल परिवहन की मैं बात करूँ, चाहे सड़क परिवहन की मैं बात करूँ, और चाहे वायु मार्ग की बात करूँ तो रेल मार्ग, वायु मार्ग, सब मार्ग, संचार मतलब कि फ़ोन वगैरह जो सुविधा हो चुकी है, आप बात करते हैं या फिर जो कुछ भी चीज़ें मनोरंजन की चीज़ें देखते हैं, संचार, अन्य संचरण यानी कि जिसके माध्यम से आप अपने भावनाओं को एक दूसरे के पास पहुँचाते हैं, ठीक है, आप आते जाते हैं, ये तमाम प्रकार की चीज़ें जो होती हैं, ये सब कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा ये सांस्कृतिक पर्यावरण के प्रमुख तत्व के अंतर्गत आती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। क्लियर हुई तो एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई। बातचीत बिल्कुल भी ना करें, कमेंट में बातचीत ना करें, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलिए आगे समझते। नवरात्रि का समय भी चल रहा है। चलिए अगला आप देखिएगा जो विभिन्न बस्तियां बसती हैं, कोई आप बस्तियों के कई प्रकार होते हैं। जियोग्राफी में खास करके आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में मैंने पढ़ाया है, रेखीय बस्तियां होती हैं, चक्राकार बस्तियां होती हैं, चौकोर बस्तियां होती हैं, ठीक है, वृत्ताकार जो है वृत्तीय प्रतिरूपी बस्तियां होती हैं। यानी बस्तियों के कई प्रकार होते हैं। वो सब बहुत सारे उद्योग लोग मतलब बहुत सारे उद्यम करते हैं। कोई कृषि कर रहा है, कोई कुछ दूसरा कर रहा है, कोई पशुपालन कर रहा है, कोई मधुमक्खी, मतलब अलग अलग उद्यम में लोग, अलग अलग कार्यों में संलग्न लोग हैं। उद्योग तमाम सारे खुल गए हैं, उससे संबंधित जो विकसित और जो प्रौद्योगिकी है, वो तमाम प्रकार की चीजें जो है कहीं ना कहीं पे सांस्कृतिक पर्यावरण के प्रमुख तत्वों के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से ये चीजें आपकी यानी पर्यावरण के विभिन्न तत्वों के बारे में मैंने आपको विस्तार समझा दिया। तो कुल मिलाकर के बस यहीं पर आपका चैप्टर समाप्त होता है। इतने से ज्यादा आपका जो है ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, बस इतना आपका चैप्टर लगभग समाप्त हो जाएगा। ओके, तो कुल मिलाकर के आपने आज पर्यावरण के अर्थ को समझा, पर्यावरण के परिभाषा को समझा विभिन्न विद्वानों के अनुसार, पर्यावरण के प्रकार को समझा, पर्यावरण के स्ट्रक्चर को समझाने की उसके प्रतिरूप को समझा पर्यावरण के, इसके अलावा पर्यावरण के प्रमुख जो तत्व हैं उसको समझा। चैप्टर आपका क्या था? पर्यावरण संकल्पनाएं उन तत्व, मैंने संकल्पना को भी समझा और तत्व को समझा, इन्वायरमेंट कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स, दोनों को मैंने विस्तार समझ लिया। तो कुल मिलाकर के अब जो है आप सभी लोगों को पता चला होगा किस प्रकार से पढ़ाई होगी। आपको सारी चीजें समझ में जरूर आ रही होंगी मेरे भाई। अगर नहीं आ रही तो उसको भी बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी बताइएगा आप लोग कि आपको समझ में आ रही बातें कि नहीं आ रही है। बस यही मैं चाह रहा हूं आपसे। वैसे मैंने जितना मेहनत किया है अपने जीवन का, यह 1 घंटा जो आपको मैंने दिया पिछले समय से, वो आपको एकदम से विधिवत तरीके से आपको कहीं ना कहीं पे कुछ जानकारी अवश्य दिया होगा। अगर आपको लगता है कि आपको जानकारी मिली है अच्छी तरीके से, तो आप प्लीज वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, अपने सभी दोस्तों को बताइए कि शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आप देखिएगा विस्तार से लेक्चर वाइज क्लास होती है और आपको इस प्रकार का लेक्चर आपको अलग देखने को नहीं मिलेगा भाई। मैं ये नहीं कहता, हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन बीए से संबंधित मैं जितना मेहनत करता हूं उतना शायद कोई करता हो, ठीक है। तो आप सभी लोगों का बस प्यार और साथ ही इसी प्रकार से चाहिए। शेयर करिए सभी दोस्तों के पास और लाइक करिए वीडियो को। आपको बता दूं हिंदी का कोर्स जिन छात्रों को लेना है उनके लिए अभी छुट्टी चल रही है, मात्र 100 रुपए में आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा। जिनको भी लेना है वो आप हमारे नंबर 91 61 93 60 62, ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा, इस पर आप व्हाट्सएप एसएमएस कर दीजिएगा। इस पर व्हाट्सएप एसएमएस करके आप पूछिएगा सर मुझे हिंदी साहित्य का बी 3rd सेमेस्टर का क्लास जो है बाई करना है, आप कोड सेंड कर दीजिए। मैं आपके पास जो है वो स्कैनर सेंड कर दूंगा, बार कोड जो होता है उस पर आप मात्र 100 रुपए पे कर दीजिएगा यूपीआई माध्यम से, गूगल पे, फोन पे, जो भी आपका चलता है सभी से हो जाएगा। स्कैन करके आप सेंड कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सब नहीं चलता है तो आप गाँव से या फिर अपने घर में जो भी चलाता है उससे आप जो है स्कैन करके सेंड करवा दीजिएगा। बस स्क्रीनशॉट उसका अवश्य मेरे पास सेंड कर दीजिएगा। स्क्रीनशॉट जैसे आप सेंड करेंगे मैं आपको एक ग्रुप से ऐड कर दूंगा और उस ग्रुप में आपको पीडीएफ नोट से लेकर के आपको लेक्चर वाइज क्लासेस मिलती रहेंगी। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हिंदी साहित्य के अलावा उस जो है ग्रुप में आपको बता दूं कि अन्य सब्जेक्ट की भी पीडीएफ वगैरह आपको मिलती रहेगी समय समय पर और जानकारी भी मिलती रहेगी। तो आप सभी लोग कोर्स लेना चाहते तो मात्र 100 रुपए में है, अभी एसएमएस करें और तुरंत एडमिशन ले लें। मात्र 100 रुपए में कोर्स है भाई, जल्दी से जल्दी लेने का प्रयास करेगा। बहुत महत्वपूर्ण ये कोर्स है, आप इसको लेंगे तो एक प्रकार से बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी सभी लोगों को। हर हर महादेव, ठीक है। ऐसे में माता रानी का दिन चल रहा है, माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें और शुभ रात्रि सभी को। गुड नाइट, आई लव यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।